हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टॉपिक वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वेजर का मतलब होता है बेट। हिंदी में कहें तो शर्त लगाने को या फिर दांव लगाने को वेजर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने भाई बहनों के साथ शर्त जरूर लगाई होगी, जैसे कि आज बारिश होगी या नहीं, या आज मैथ्स के टीचर टेस्ट लेंगे या नहीं, या फिर आज कंप्यूटर लैब जाने को मिलेगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप की शर्त लगाने को वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने भी कभी इस टाइप की शर्त लगाई है, और अगर लगाई है तो इसका मतलब आपने भी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, कमेंट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टीज होती हैं और वो दोनों ही पार्टीज एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। क्या प्रॉमिस करती हैं? पहली पार्टी दूसरी पार्टी से ये प्रॉमिस करती है कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसा पर्टिकुलर इवेंट होता है तो वो सामने वाली पार्टी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देगी, और दूसरी पार्टी पहली पार्टी को ये प्रॉमिस करती है कि अगर वो पर्टिकुलर इवेंट नहीं हुआ तो वो फर्स्ट पार्टी को एक पर्टिकुलर अमाउंट देगी। तो देखिए, इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज करिए दो पर्सन हैं, एक पर्सन ए, दूसरा पर्सन बी। ए ने बी से कहा कि लगता है आज बारिश होगी। बी ने कहा नहीं, आज बारिश नहीं होगी। और ऐसे ही बातों बातों में उन दोनों के बीच में शर्त लग गई, जिसे हम कहते हैं वेजर। अब क्या हुआ कि ए ने कहा ठीक है, अगर आज बारिश हुई और मैं जीत गया तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे। और बी ने कहा ठीक है, अगर आज बारिश नहीं हुई और मैं जीत गया तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे। और ऐसी ही बातों बातों में उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जिसे कहा जाता है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो आप लिखेंगे wagering contract is one in which there are two necessary parties between which the contract has been made, and wherein the first party promises to pay a certain sum of money to the second party on the happening of the particular event in the future, and the second party agrees to pay to the first party on not happening of that particular event। तो फ्रेंड्स, आई नो देखने में इसकी डेफिनेशन काफ़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन अगर एक बार आप इसे समझेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो इस चीज़ का रट्टा मत मारिएगा, इसको समझिएगा, ताकि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज़ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट तो ये लाइंस आपको याद रहें और आप इसे वहाँ पर लिख पाएँ। चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है असेंशियल्स ऑफ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका पहला असेंशियल है फ्रेंड्स, देयर मस्ट बी टू पार्टीज। मतलब कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी होता है। ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप अपने आप से ही शर्त लगाएंगे तो क्या वो शर्त होगी? नहीं ना। तो इसलिए दो पार्टीज का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये पॉइंट तो आपको आराम से याद हो जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट है द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। मतलब कि जो इवेंट जिस पे शर्त लगाई जा रही है वो अनसर्टेन होना चाहिए। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अनसर्टेन का मतलब होता है जो चीज निश्चित ना हो, अनिश्चित। इन इंग्लिश वी कैन से अनसर्टेन मीन्स नॉट नोन और नॉट डेफिनेट। जिस चीज को आप यकीन से ना कह पाए उसे अनसर्टेन कहा जाता है। तो ऐसा इवेंट जो कि अनसर्टेन हो, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था बारिश का होना। तो बारिश का होना एक अनसर्टेन इवेंट है। आप ये नहीं बता सकते कि बारिश होगी या नहीं होगी। इस चीज पर एक केवल अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसलिए इस चीज पर जो शर्त लगाई जाती है वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है। तो इसलिए वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो भी इवेंट सेलेक्ट किया जा रहा है वो अनसर्टेन होना चाहिए। अगर कोई इवेंट सर्टेन होगा, यानी कि उस इवेंट के बारे में पता होगा पहले से किसी भी एक पार्टी को, तो वो शर्त नहीं कहलाई जाएगी और वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कहलाया जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट है देयर मस्ट बी म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस। मतलब कि दोनों पार्टीज के पास म्यूचुअल चांस होना चाहिए गेन और लॉस का।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी के जीतने के चांसेस ज़्यादा हों और दूसरी पार्टी के जीतने के चांसेस बिल्कुल भी ना हों। इसे समझेंगे हम एक एग्जाम्पल से। सपोज करिए ए ने बी से कहा कि देखो हम लोग चेस खेलते हैं और जो भी पार्टी हारेगी वो जीतने वाली पार्टी को 100 रुपए देगी। अब सपोज करिए कि जो पर्सन ए है उसको चेस खेलना बहुत अच्छे से आता है, मतलब कि उसने चेस खेलने की क्लासेस ले रखी हैं, और जो पर्सन बी है उसको चेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको नहीं पता कि चेस कैसे खेला जाता है। अब सपोज करिए कि अगर ये दो लोग आपस में चेस खेलेंगे तो कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है ए ही जीतेगा, क्योंकि उसे चेस खेलना आता है। तो इस शर्त में क्या है? इस शर्त में म्यूचुअल चांस नहीं है दोनों पार्टीज के पास कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इसलिए वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में शर्त जो लगाई जा रही है उसमें म्यूचुअल चांस होना चाहिए गेन और लॉस का, मतलब कि बराबर का चांस होना चाहिए दोनों पार्टीज के पास कि कौन जीतेगा कि कौन हारेगा। चलिए तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट है द हैपनिंग ऑफ द इवेंट मस्ट बी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज। मतलब कि जो इवेंट जिस पे शर्त लगाई जा रही है, जिसके बेस पे शर्त लगाई जा रही है, वो दोनों पार्टीज के कंट्रोल के बियॉन्ड होना चाहिए। मतलब कि उस इवेंट पे किसी भी पार्टी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा था कि बारिश है, अब बारिश होगी या नहीं होगी इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ना ए बारिश करवा सकता है ना बी बारिश रुकवा सकता है। तो ऐसा इवेंट जो दोनों पार्टीज के कंट्रोल में ना हो, उन दोनों के कंट्रोल के बियॉन्ड हो, तो ऐसे ही इवेंट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल कहलाए जाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असेंशियल हुआ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का। So if you want to write, you can also write that neither party should have control over the happening of the event in one way or the other. आगे देखते हैं, if one of the parties has the event in his own hands, the transactions lack as essential ingredient of a wager. इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है द पार्टीज मस्ट हैव नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट टू पे द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ बेट। मतलब कि जो पार्टीज जो आपस में शर्त लगा रही हैं उनका कोई भी अदर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस शर्त के अमाउंट के अलावा। मतलब कि दोनों ही पार्टीज का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उन शर्त के पैसों के अलावा। मतलब कि जो शर्त लगाई जा रही है 100 रुपए की या 200 रुपए की, उस पैसे के अलावा उस इवेंट में उन दोनों ही पार्टीज का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई नो अभी आपको इस पॉइंट में कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन इस पॉइंट को अभी हम आगे वीडियो में, इसी वीडियो में समझेंगे जब हम समझेंगे एक्सेप्शंस ऑफ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट को। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस पॉइंट के साथ साथ एक्सेप्शंस ऑफ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छे से समझ आ जाए। और फ्रेंड्स एक बात और, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही लीगल की वीडियोस मिलती रहें। चलिए तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है इज द एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड और वैलिड। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो एग्रीमेंट वेजर के द्वारा किया जाता है वो वॉइड होता है या फिर वैलिड होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कि एग्रीमेंट जो वेजर के द्वारा किया जाता है वो वॉइड होता है, वो वैलिड नहीं होता है। ये एक वॉइड एग्रीमेंट क्यों होगा? क्योंकि अगर गवर्नमेंट इसे वैलिड कर देगी तो हर इंसान सिर्फ सट्टेबाजी से पैसा कमाना चाहेगा, और इससे क्या होगा? इससे गैम्बलिंग प्रमोट होगी। तो इसलिए इस टाइप के एग्रीमेंट को, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हमारे कानून ने वॉइड कर रखा है, क्योंकि अगर एक बार इसे वैलिड कर दिया गया तो हर इंसान पैसे कमाने के बजाय शर्त लगाना शुरू कर देगा। शर्त लगाना या फिर सट्टेबाजी सबका एक शौक बन जाएगा और हर कोई केवल इसी रास्ते से पैसा कमाना चाहेगा, जो कि गलत होगा। तो इसलिए हमारे कानून ने इस टाइप के एग्रीमेंट को, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है। इसे वैलिड एग्रीमेंट या फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ वेजरिंग ट्रांजैक्शन। सो इफ यू वांट टू राइट, यू कैन आल्सो राइट दैट अ वेजरिंग एग्रीमेंट बीइंग वॉइड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। आगे क्या लिखा है? Section 30 expressly declares that no suit shall be brought for recovering anything alleged to be won
on any wager or entrusted to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which any wager is made. Thus the amount won on a wager cannot be recovered. तो फ्रेंड्स इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज करिए आपने अपने एक दोस्त के साथ शर्त लगाई कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बीच में कौन जीतेगा। आपने कहा इंडिया जीतेगा, उसने कहा ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। हुआ क्या कि इंडिया जीत गई। अब आपने अपने दोस्त से कहा कि ठीक है, अब मैं शर्त जीत गया, अब मुझे मेरे शर्त के पैसे दो। अब आपके दोस्त ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें पैसे वो नहीं दूंगा। तो फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि आप अपने दोस्त के ऊपर केस कर दें। वो पैसा आप अपने दोस्त से लीगली नहीं मांग सकते हैं। तो इसमें यही लिखा है दैट द अमाउंट वॉन ऑन अ वेजर कैन नॉट बी रिकवर्ड, मतलब कि पैसा जो कमाया गया है वेजर के द्वारा, शर्त के द्वारा, वो रिकवर नहीं किया जा सकता। तो इस पॉइंट में यही लिखा है कि सेक्शन 30 हमें बताता है कि हम कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते अपने वेजर के अमाउंट को रिकवर करने के लिए किसी भी कोर्ट में। तो आई होप आपको इसका इफेक्ट ऑफ वेजरिंग ट्रांजैक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब देखते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्शंस टू द वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका पहला एक्सेप्शन है कॉम्पिटिशन्स इन्वॉल्विंग स्किल। तो कैसा कंपटीशन हो गया, जैसे कि चेस कंपटीशन हो गया या फिर क्रॉसवर्ड कंपटीशन हो गया। तो इस टाइप के कंपटीशन एक्सेप्शंस में आएंगे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा क्यों होगा। तो जैसा कि अभी हमने अपने पहले एग्जाम्पल में देखा था कि ए ने बी के साथ शर्त लगाई थी चेस खेलने के लिए, जबकि ए एक ट्रेंड पर्सन था और बी एक ऐसा पर्सन था जिसे चेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो ऐसे गेम जिसमें स्किल की ज़रूरत पड़ती है उस गेम को जीतने के लिए, वैसे गेम एक्सेप्शंस बन जाते हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के। मतलब कि ऐसे गेम्स वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाए जाएंगे। तो जैसे कि हो गया क्रॉसवर्ड कंपटीशन या फिर चेस कंपटीशन, इस टाइप के कंपटीशन आपके एक्सेप्शंस में हो जाएंगे क्योंकि इसमें स्किल का इन्वॉल्वमेंट हो गया। और जब स्किल आ गया तो दोनों पार्टीज का म्यूचुअल चांस नहीं रहा। और इसका एक और हमने जो पॉइंट पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि हैपनिंग ऑफ द इवेंट मस्ट बी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी। तो अगर कोई गेम ऐसा है जिसमें स्किल का इन्वॉल्वमेंट है और एक पार्टी के पास स्किल है उस गेम को खेलने के लिए और दूसरी पार्टी के पास स्किल नहीं है, तो क्या होगा, जिस पार्टी के पास स्किल है उसके पास कंट्रोल होगा कि वो गेम जीते या फिर गेम हारे। और इसमें म्यूचुअल चांस भी नहीं होगा गेन और लॉस का। तो इसलिए इस टाइप के गेम्स आपके एक्सेप्शंस में हो जाएंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हॉर्स रेसिंग कॉम्पिटिशन्स। तो फ्रेंड्स इस टाइप के कॉम्पिटिशन भी आपके एक्सेप्शंस में आएंगे। ऐसा क्यों, तो देखिए सपोज करिए दो हॉर्स हैं। एक हॉर्स तो बहुत अच्छा है जो कि अच्छी दौड़ लगा लेता है और एक दूसरा हॉर्स है जो कि बूढ़ा हो चुका है, जो कि बीमार है। तो सपोज करिए अगर इन दो हॉर्सेस की रेस लगाई जाएगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात है एक हॉर्स हार जाएगा और दूसरा हॉर्स जीत जाएगा। तो इसलिए इसमें हॉर्स के स्किल की बात आ गई। तो ये वाले हॉर्स रेसिंग कॉम्पिटिशन्स भी आपके एक्सेप्शंस बन जाएंगे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के। तो इसलिए हॉर्स रेसिंग कॉम्पिटिशन्स भी आपके वेजरिंग एग्रीमेंट या फिर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था जब हमने एसेंशियल्स ऑफ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा था कि हम इस पॉइंट को आगे समझेंगे। और वो पॉइंट कौन सा था फ्रेंड्स, वो पॉइंट था द पार्टीज मस्ट हैव नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट टू पे द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ बेट। मतलब कि दोनों ही पार्टीज का उस बेट के पैसे के अलावा कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे कि जब हम कोई भी इंश्योरेंस कराते हैं, सपोज करिए आपने कार का इंश्योरेंस कराया, तो आपका इंटरेस्ट केवल इंश्योरेंस के पैसे में नहीं होता है, आपका इंटरेस्ट कार में भी होता है क्योंकि वो आपकी कार है। केवल आपका इंटरेस्ट इंश्योरेंस के पैसे में नहीं होगा। तो इसलिए यही पॉइंट एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस को वेजरिंग एग्रीमेंट से अलग बनाता है। तो जाहिर सी बात है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सेप्शन बन जाएगा वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।